नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री 4 महीने के लिए रतन टाटा संभालेंगे कमान। कल ग्रुप कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे टाटा। दिन में दंगल, शाम में सुलह। मुलायम की फटकार के बाद चाचा भतीजे में बात बनने के संकेत। मुलायम से एक साथ मिले शिवपाल अखिलेश। स्टील, पावर और शिपिंग कंपनियों के कर्ज का बड़ा फैसला। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों पर सरकार करेगी कब्जा। फार्मा कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से कड़वी खुट्टी। 108 दवाओं के दाम तय करने के सरकार के फैसले को बताया सही। तीन तलाक पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं। टीडीएस को लेकर कंपनियों की धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी। सरकार एसएमएस के जरिए देगी टीडीएस की जानकारी। 22 से 25 रुपए प्रति किलोमीटर में कीजिए बीएमडब्ल्यू की सवारी। ओला ने लग्जरी सर्विस के लिए बीएमडब्ल्यू से मिलाया हाथ। आवाज एट 9 की शुरुआत आज करेंगे बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी खबर से। टाटा ग्रुप के साइरस मिस्त्री को बाय बाय कर दिया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया है। साइरस मिस्त्री 28 दिसंबर 2012 से टाटा सन्स के चेयरमैन थे। टाटा सन्स के बोर्ड ने रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। अब नए चेयरमैन के लिए सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी 4 महीने में नया चेयरमैन नियुक्त करेगी। सिलेक्शन कमेटी में रतन टाटा के अलावा वेणु श्रीनिवासन, अमित चंद्रा, रोनेन सेन और कुमार भट्टाचार्य शामिल हैं। इधर कंपनी से प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि लंबी अवधि में ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए फेरबदल किया गया है। बोर्ड ने शेयरधारकों के फैसले के मुताबिक चेयरमैन को हटाने का फैसला किया है। नए चेयरमैन के चुनाव तक रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बने रहेंगे। इधर सूत्रों के मुताबिक खराब परफॉर्मेंस मिस्त्री को हटाने की वजह हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड मिस्त्री के कामकाज से खुश नहीं था। रतन टाटा ने खुद साइरस मिस्त्री को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई थी। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के स्टाफ को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वो ग्रुप के बेहतरी के लिए फिर से चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। अब कल रतन टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करने वाले हैं। तो आखिर साइरस की छुट्टी का फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा, इतना बड़ा फैसला साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया, वो भी अचानक, क्या वजह है इसके पीछे? कॉर्पोरेट इंडिया के साथ साथ बाजार के सभी जानकार इस खबर को लेकर आप कह सकते हैं सदमे में हैं, क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टाटा सन्स जैसी कंपनी के चेयरमैन को हटाना पड़ा और अर्स्टवाइल जो चेयरमैन है रतन टाटा, उनको इंटरिम पीरियड के लिए 4 महीने के लिए इस पोस्ट को संभालनी पड़ेगी। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हाथ लग रही है उसमें परफॉर्मेंस लिंक्ड ये डिसीजन है। आज की बोर्ड बैठक में ये सामने निकलकर जरूर आया है, जो सूत्र कह रहे हैं कि साइरस मिस्त्री की जो परफॉर्मेंस है और काम करने के तौर तरीकों से बोर्ड बिल्कुल नाखुश था, कंपनी नाखुश थी और ये एक मुख्य वजह मानी गई है। इसके अलावा साइरस मिस्त्री जिस डायरेक्शन में कंपनी को ले जा रहे थे उससे भी ज्यादातर शेयर होल्डर्स नाखुश नजर आ रहे हैं। खास तौर से जो पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है उसको लेकर मैनेजमेंट की 2 राय थी, राय बटी हुई थी और वहीं पर ये खटास शुरू हुई है और इस कदम पर हम खड़े हुए हैं कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स की चेयरमैनशिप से निकाला गया है। तो हर्षदा, रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच बिगड़ते रिश्तों का साइरस की छुट्टी की वजह मानी जा रही है। आखिर ये दोनों के जो रिश्ते हैं वो क्यों बिगड़े, दरार कैसे आई? रतन टाटा ने भले ही साइरस मिस्त्री को चुना हो अपने सक्सेसर के तौर पर, इनफैक्ट उन्होंने एक पूरे साल उनको ग्रूम भी किया इस पद के लिए, लेकिन ऐसी खबरें आने लगी हैं या फिर सूत्र ये कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने लगे थे पिछले कुछ 1 साल में और यही वो बड़ी वजह है कि ये इंटरनल फ्रिक्शन इस मुकाम पर स्थिति को ले आया है
और इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। इसमें 2-3 सेक्टर्स हैं जहां पर रतन टाटा क्लियरली नाखुश रहे हैं साइरस मिस्त्री के अप्रोच को लेकर। एविएशन प्रोमिनेंटली, क्योंकि जिस तरह से रतन टाटा एविएशन को ग्रो होता देखना चाहते हैं, साइरस मिस्त्री उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे थे, ये सूत्र बताते हैं। साथ ही साथ इंटरनल फ्रिक्शन डोकोमो के इशू में भी शुरू हुआ। ये याद रखिए 1.17 बिलियन डॉलर वाला मामला था और टाटा का न्यू मैनेजमेंट इनफैक्ट रतन टाटा या टाटा ट्रस्ट के पास गया था वहां पर इस फ्रिक्शन को सॉर्ट आउट करने के लिए। तभी ये मामला सामने निकल कर आया कि दोनों के बीच पट नहीं रही है और रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कतें आना शुरू हुई हैं और उसी का मुझे लग रहा है ये नतीजा है कि साइरस मिस्त्री को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। याद रखिए साइरस मिस्त्री शाहपुर जी पालन जी के रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका एक मेजॉरिटी या फिर लार्ज शेयर होल्डिंग है 18.6% की टाटा सन्स में, लेकिन बाकी की हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के हाथ में है जो लगभग 66% शेयर होल्डिंग रखते हैं। यानी कि अगर कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए तो टाटा ट्रस्ट को भी मनाना पड़ता है, उनका गो हेड आना पड़ता है। ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि शायद डिसीजन मेकिंग पावर साइरस मिस्त्री के हाथ में थी ही नहीं और वो टाटा ट्रस्ट के हाथ में थी जिसके चेयरमैन रतन टाटा खुद है। जी हर्षदा, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और इस पूरे मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेबी के पूर्व ईडी जयंत गुप्ता। गुप्ता साहब, जैसा अभी हर्षदा भी कह रही थी कि अब अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो 18% के आसपास जो है वो मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पे जो स्टेक है वो शाहपुर जी पालन जी ग्रुप के पास है, लेकिन टाटा ट्रस्ट के पास 66% हिस्सा है जिसको अभी भी हेड करते हैं रतन टाटा। तो वर्चुअली अभी भी कंपनी को उन्होंने अपने हाथों में रखा था, क्या ऐसा मान सकते हैं? देखिए, ये जो बात कर रही है हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं बोर्ड रूम में क्या होता है, क्या एक्चुअली हो रहा था, डे टू डे पे कैसा होता था, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि जानकारी ये नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की इशू है कि एक शेयर होल्डर अपनी मेजॉरिटी की वजह से पीछे से काम करके रोजमर्रा के कामों में दखल देता है तो ये गवर्नेंस का इशू है, लेकिन इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक हम लोगों की एक सोच है, सोच के बेसिस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हर्षिता ने भी बताया कि ये जो बोल रहे हैं टाटा वाले बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए डिसीजन लिया गया है। मैं इस चीज से सहमत इसलिए नहीं हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो वो इतना एब्रप्ट, इतना शॉर्ट टर्म नहीं होता है कि आप पूरी जो एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब कर दें, और जो कि बहुत मायने रखता है क्योंकि टाटा ग्रुप में कभी इस तरह का पिछले 150 साल की हिस्ट्री में इस तरह का नहीं हुआ कि किसी चेयरमैन को, टाटा सन्स के चेयरमैन को हटाया गया हो। और इससे क्या होता है, रेपुटेशनल इशू बहुत ज्यादा आता है कि हर आदमी तरह तरह के सवाल करता है। हो सकता है कुछ इसके पीछे, डिसीजन के पीछे कुछ ना हो, लेकिन हर तरह के सवाल खड़े होंगे कि क्या वजह थी, क्यों करा गया। और जैसा भी ये सुनने में आ रहा है, बाकी न्यूज चैनल में भी रिपोर्ट किया है, एक तो यह है कि टाटा ग्रुप ने पहले इससे लीगल ओपिनियन ली है 3 लीगल न्यूमरीज की, मिस्टर चिदम्बरम, रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रन एंड फॉर्मर एजी प्रसन साहब की। और साथ में दूसरी खबर ये आ रही है कि शाहपुर जी पालन जी ग्रुप जो है चैलेंज करेंगे। तो इसको मैं एग्जामिन ये करना पड़ेगा कि लीगली क्या पोजीशन है। लीगली पोजीशन ये है कि अगर ये पोजीशन ये देखनी पड़ेगी कि अगर आप प्योर लीगल एंगल से देखें तो एक चेयरमैन को हटाने का हक बोर्ड के पास पूरा है। इसमें शेयर होल्डर की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि बोर्ड मेंबर खुद चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। दूसरा इशू ये आ रहा है कि 15 दिन का नोटिस नहीं दिया गया। अगर आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो सेक्शन 173(3) के प्रोविजन ये है कि मिनिमम 7 दिन के नोटिस की जरूरत होती है, लेकिन ये 7 दिन का नोटिस भी कम किया जा सकता है इमरजेंसी में, अगर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद हो मीटिंग में। और मान लीजिए मीटिंग में एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो ये जो बाकी डायरेक्टर हैं उनको सर्कुलेशन से उनको एजेंडा जो डिसीजन है वो अप्रूव कर देते हैं मेजॉरिटी से, तो वो अप्रूवल माना जाता है। तो प्योरली फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव यहाँ पे इलीगलिटी नहीं दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि हमको ये मालूम नहीं है कि साइरस मिस्त्री के साथ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड का था या शेयर होल्डर के साथ था और कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशन थी, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन रही होगी जो अगर वायलेट की हो गई हो तो जरूर साइरस मिस्त्री का हक बनता है।
दूसरा ये है कि शाहपुर जी पालन जी जो 18% शेयर होल्डर हैं, इसमें शेयर होल्डर के बीच में किस तरह का एग्रीमेंट है, किस तरह का करार था, क्या राइट एक दूसरे को थे, वो चूंकि हम लोगों के पब्लिक डोमेन में नहीं, इसलिए कमेंट करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उनमें से किसी भी राइट का वायलेशन हुआ है तो शाहपुर जी पालन जी के पास हक है कि वो लीगल जा सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल किसी भी तरह से मान नहीं सकता हूं कि ये एक ऑर्डिनरी कोर्स का डिसीजन है, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स में इस तरह का डिसीजन नहीं लेते हैं जिससे कि ग्रुप के ऊपर वाइड रेंजिंग इफेक्ट आए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जयंत गुप्ता साहब। वैसे दर्शकों को बता दें कि अभी अभी यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है शाहपुर जी पालन जी ग्रुप की तरफ से, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने कहीं से ये बात नहीं की है, ये सिर्फ सोर्स बेस्ड खबर है कि वो इस फैसले के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये फिलहाल सफाई आते हुए शाहपुर जी पालन जी ग्रुप की तरफ से। इधर टीम लीज के चेयरमैन मनीष सभरवाल का मानना है कि अब टाटा ग्रुप का अगला सीईओ सोच समझकर और ग्लोबल स्तर पर ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक अनबायस्ड ग्लोबल सर्च होनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर रोल और चेयरमैन और सीईओ रोल और डायरेक्टर रोल 3 अलग रोल हो रहे हैं। हमारे पास चेयरमैनशिप का जो स्टूअरशिप रोल है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है टाटा ग्रुप के सीईओ के रोल के साथ। तो ये जो हमने डेजिग्नेट किया है चेयरमैन, एक्चुअली ये रोल है सीईओ ऑफ द टाटा ग्रुप, और मैनेजमेंट और स्टूअर्डशिप और डायरेक्टरशिप की जो कैपेबिलिटीज और रिक्वायरमेंट्स होते हैं, 3 अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इस बार क्लियर रहना चाहिए हमको कि ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग रखेंगे और हम एक सीईओ के लिए सर्च कर रहे हैं। जियोजित बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह का कहना है कि साइरस मिस्त्री को हटाए जाने से कल ग्रुप की कंपनियों पर दबाव देखने को मिल सकता है। मैं मानता हूं कि एक नीजक रिएक्शन आपको बाजार में कल देखने मिलेगा, खास करके टाटा ग्रुप की उन कंपनियों पर जहां पर थोड़ा नकारात्मक सा पहलू बना हुआ है और जो खराब खबरों के बीच जूझ रहे हैं, उन पर मेरे ख्याल से काफी भारी मार पड़ सकती है और ओवरऑल पूरे ग्रुप के ऊपर भी एक नीजक रिएक्शन आप बिल्कुल देखेंगे। और यहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद मुलायम की फटकार के बाद चाचा भतीजे में बात बनने के आसार, समाजवादी दंगल से जुड़ी पूरी खबरें आगे। बुलेटिन में अब बात करेंगे समाजवादी संग्राम की। आज मुलायम परिवार का दंगल खुलकर सबके सामने आ गया। आज सुबह बाप बेटे चाचा भतीजे की तकरार, एक दूसरे पर वार फिर पलटवार, कुनबे में खींचतान, सभी बातें मीडिया के जरिए आमने सामने आई। मुलायम ने बेटे को फटकार लगाई तो भाई को दुलार, दोस्त अमर सिंह को भाई बताया, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या मुलायम बिगड़ी बात बना पाएंगे। ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ से हमारे साथ है हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, क्या लग रहा है, बात बनेगी या और बिगड़ेगी? देखिए, आज के पहले तक ये जरूर लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव जब पंचायत करेंगे तो शायद बात बन जाए, लेकिन आज जो हालात देखने को मिले, जो तस्वीर देखने को मिली, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ये जरूर है कि कागज पर समाजवादी पार्टी 2 हिस्सों में आपको शायद बटी हुई न मिले, और तकनीकी तौर पर आप शायद ये कह पाए कि समाजवादी पार्टी नहीं बटी है, लेकिन समाजवादी पार्टी लोगों के मन में बट गई, लोगों के दिलों में बट गई। जिस तरीके से चाचा भतीजे के बीच में मंच पर धक्का मुक्की की नौबत आई, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई, उसको देखते हुए साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि समाजवादी पार्टी 2 धड़ों में बंट चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह अगर ये कहें तो मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा गुनाहगार किसी को बताया तो उसको अमर सिंह को बताया, और ये कहा कि अमर सिंह की वजह से पार्टी में फूट पड़ी है, सरकार की स्थिति खराब हुई है और अमर सिंह ही सबसे बड़े गुनाहगार हैं। लेकिन वहीं उनके पिता मुलायम सिंह यादव ये कहते रहे कि अमर सिंह सबसे बड़े मददगार हैं। तो अमर सिंह एक ऐसा केंद्र बिंदु बन गए हैं जिसको लेकर पिता पुत्र के बीच में रिफ्ट है, पिता पुत्र के बीच में एक तरीके का विरोध है, और एक खेमा मानता है कि अमर सिंह को पार्टी से बाहर करना चाहिए। तो वहीं वहीं मुलायम सिंह और शिवपाल का मानना है कि अमर सिंह मददगारों में से हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी अभी ये खबर आई है कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए शिवपाल यादव उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे, और जैसे ही अखिलेश यादव को ये पता चला कि शिवपाल वहां पर आए हैं, वो वहां से निकल गए, और करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद शिवपाल यादव वापस लौट आए हैं, बैरंग वापस लौट आए हैं। अखिलेश ने उनसे मुलाकात नहीं की है। आज की घटना के बाद
बाद इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे कि इस तरह के हालात आएंगे सामने, और हालात सामने आने लगे। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए संकट का दौर है। पार्टी निश्चित तौर पर बटी हुई दिख रही है। मुलायम सिंह यादव क्या फैसला लेते हैं, किस तरह की पंचायत करते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी दो हिस्सों में साफ तौर पर बटी हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शलभ इस जानकारी के लिए। तो जो शलभ जानकारी दे रहे थे कि खुद शिवपाल यादव पहुंचे थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने, लेकिन 1 घंटे के इंतजार के बावजूद भी अखिलेश उन्हें नहीं मिल पाए। तो यहां से काफी हद तक तस्वीर साफ होती हुई दिख रही। समाजवादी पार्टी के 2 टुकड़े नहीं हुए, लेकिन लखनऊ में आज हुई पार्टी बैठक में 2 हिस्से साफ दिख गए, जैसा शलभ अभी कह रहे थे। और अब ना किसी को सुलह की कोई उम्मीद दिख रही है और ना ही एक दूसरे का कोई लिहाज पार्टी में बचा हुआ दिख रहा है। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और बेकदर शाहजहां है, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया। और ये आशु मलिक का ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये आशु मलिक का ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र के औरंगजेब और शाहजहां की चर्चा के साथ समाजवादी पार्टी में सत्ता का संघर्ष खुले मंच पर नंगा हो गया। फिर भी ये जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। सारे सवाल अपनी जगह खड़े रहे और लोग अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। सुनिए, क्या बात करते हो? इसको हमें बताया दोनों को, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, 7 साल की सजा से कम नहीं, आज से ज्यादा संपर्क और सिद्ध हो गया था। वो अमर सिंह बचे, अमर सिंह को गाली दी क्यों? कहते वो आदमी क्या बताना चाहता दे से, लेकिन अमर सिंह ने उन्होंने कहा था कि अगस्त अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। आप दिल्ली में सबसे पूछ लो तो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। 2003 की याद करो, कैसे सरकार बनी, किसने सरकार बनाई? सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने जरूर सरकार बनाने में सहयोग किया था, और किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। दरअसल अखिलेश 2017 में यूपी की जनता के सामने जाने से पहले मुलायम की विरासत छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी विरासत से उन तमाम लोगों को छांट कर अलग कर देना चाहते हैं जो सत्ता में हिस्सेदारी मांगते हैं। इसमें उनके चाचा शिवपाल, अमर सिंह, सौतेली मां साधना गुप्ता का कुनबा और खुद मुलायम शामिल हैं। इधर अखिलेश को उत्तराधिकार दे चुके मुलायम न तो अपना फैसला पलट पाते हैं और न ही अपने पुराने साथियों और नए परिवार से मुंह फेर पाते हैं। सबको चुनाव का डर है, लेकिन सत्ता की राजनीति ने बाकी डर और लिहाज खत्म कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और यहां पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। स्टील पावर और शिपिंग सेक्टर के डूबे कर्ज पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बैंकों से जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाली कंपनियों पर कब्जा करने को कहा है। बैंक इन कंपनियों के कर्ज को इक्विटी में बदल पाएंगे और इन कंपनियों के प्लांट का मैनेजमेंट सरकारी कंपनियों के हाथ में दिया जा सकता है। हालांकि जो कंपनियां वाकई कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है और जिनका लोन एनपीए होने की आशंका है, उनके लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प दिया जा सकता है। ये फैसला वित्त मंत्री की अगुवाई में हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें बैंकों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। This will necessarily involve the banks invoking their powers under the contract, converting a part of their debt into equity, taking control of those units, and appointing a management team. बैंकों का कर्ज लेकर नहीं लौटाने वाले सिर्फ 57 लोगों पर ही बैंकों को 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। ये सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ या इससे ज्यादा का लोन नहीं चुकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखने के बाद ये बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि क्यों न ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएं। जो लोग आरटीआई दाखिल करते हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि कर्ज न चुकाने वाले ये लोग कौन हैं। हालांकि आरबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कर्ज नहीं लौटा पाने वाले सभी कर्जदार जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आरबीआई को बैंकों के हित की बजाय देश हित में काम करना चाहिए।
टीडीएस को लेकर धोखाधड़ी करना अब कंपनियों के लिए मुश्किल होगा। कंपनियां अपना टीडीएस जमा करा रही हैं, ये आपको एसएमएस के जरिए आसानी से पता चल जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने नौकरी पेशा लोगों के लिए एसएमएस की सुविधा आज लॉन्च की। इसके तहत हर महीने आपके पास एसएमएस आएगा कि आपका टीडीएस जमा हुआ है और कितना कटा है। आगे चलकर हर महीने एसएमएस की ये सर्विस शुरू की जाएगी। लग्जरी सवारी के लिए अब आपको महंगी कार खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब आप अपने लिए शानदार BMW ओला से ही बुक कर सकते हैं। ओला ने लग्जरी कार कैटेगरी में BMW से पार्टनरशिप की है। BMW ओला के ड्राइवरों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देगी। साथ ही अगर ओला के साथ चलाने के लिए कोई BMW खरीदता है तो कंपनी 4 साल तक के लिए 100% फाइनेंस करेगी। इतना ही नहीं, ड्राइवरों को बायबैक गारंटी भी मिलेगी। ओला की लग्जरी कार 250 रुपए के मिनिमम किराए पर उपलब्ध होगी और 22 से 25 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज किया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।